प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी पढ़ने और सीखने वाले हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय से पहले आप सभी को संस्कृत व्याकरण में कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो बच्चों, यह वीडियो खास तौर से बिहार बोर्ड के उन सभी छात्रों के लिए है जो वर्ग 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं। क्लास 6 के छात्र की तो विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्लास 7 और 8, 9, 10 के बच्चों के सिलेबस में इस प्रत्यय का प्रयोग काफ़ी हद तक हुआ है और यह प्रत्यय उन लोगों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए सभी छात्र इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अपने नोटबुक में ज़रूर बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि सुनी हुई चीज़ें काफ़ी समय तक नहीं रहती हैं और विद्या का अभ्यास जब तक नहीं करते हैं तब तक वो अस्थायी नहीं होता है। तो इसी प्रक्रिया को निभाने के लिए, यानी अपने मन मस्तिष्क में प्रत्यय पाठ को बार बार समझ रखने के लिए आप सभी को इसे अपने नोटबुक में लिखना होगा। लिखने से पहले आप सभी इसे समझें कि इसके क्या क्या नियम हैं। कह रहा है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तु, मु, न। तुमुन का क्या शेष रहेगा? तुम, तू और म। इसमें जो ऊ लगा है, छोटा ऊ है और ये है हलंत, ये लोप हो जाता है, ठीक है? इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो, देखो कह रहा है ना कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। किसी का? छोटी ई का प्रयोग होता है। और वो कब होता है? यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो। किसके अंतिम वर्ण में? धातु के। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे समझना है। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु है, तो अब इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं है। कह रहा है अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो क्या होगा? धातु के अंतिम वर्ण में यानी ठ में छोटी ई हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लो पठ धन तुमुन लिख दिया गया, ठीक है? तो अब ये दूसरा नियम कह रहा है कि यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर ना हो तो। किसके? धातु के। तो धातु यानी क्रिया क्या है? पठ है। तो पठ में तो अंतिम वर्ण में कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठी, ऐसे हो जाएगा। पठी स्पेस नहीं है, पठी हो जाएगा। और ये हो गया तुमुन। तो इसमें से क्या हट जाएगा? ये ऊ हट जाएगा और ये न हट जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा? पठितुम। क्या बन जाएगा शब्द? पठितुम। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? पढ़ने के लिए। दूसरा नियम समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर एक बार समझिए। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ये वाली लाइन महत्वपूर्ण है। ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो। तीसरा नियम क्या है? यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो अनुस्वार न में बदल जाता है। अनुस्वार यानी आधा न हो जाता है, ठीक है? यहाँ ऐसे आधा न समझिए।
और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा नियम कह रहा है ना कि अगर अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो ई लग जाएगी, लेकिन यहाँ कह रहा है अंतिम धातु में अगर म या न हो तो क्या होगा, न में बदल जाएगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे गम, गम माने जाना होता है, धन तुमुन, गम धन तुमुन। अब ये कह रहा है कि अंतिम वर्ण में अगर म हो चाहे न हो तो म किस में बदल जाएगा और न किस में बदलेगा, न में। ये किस में बदल जाएगा, आधा न में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ग न तु म, गनतुम, क्योंकि ऊ यहाँ से हटा देंगे, ऊ यहाँ हटा देंगे और न को भी हटा देंगे। बेटा जब यहाँ से जब म में से ऊ हटाते हैं तो इसमें हो जाता है हलंत। ठीक है, तो ये हो जाएगा गंतुम। कह रहा शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है, यानी न में अब ई का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान पूर्वक समझना है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से समझिए। यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो अनुस्वार आधा न में बदल जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है, जबकि दूसरा में ई का प्रयोग हो रहा था। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल हमने दिया कि गम धन तुमुन। ठीक है, तो गम में म है ना, गम मने जाना होता है, तो म के जगह पे क्या हो गया, आधा न, आ तुमुन का तुम जुड़ गया, हो गया गम गन तुम, जिसका अर्थ हुआ जाने के लिए। अब इसके बाद है यदि धातु का अंतिम वर्ण, ध्यान से समझना है बच्चों, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न समान वर्ण से हो तो म और न का लोप नहीं होता है और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। अब ध्यान देना है आप लोग को, म फिर से एक बार बोल रही हूँ, अच्छे से समझिए। यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न समान वर्ण से हो तो, ठीक है, म और न का लोप नहीं होता है और प्रत्यय प्रयोग के समय ई का प्रयोग करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, अच्छे से आप लोग समझेंगे। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे भ्रमत, भ्रमति मने घूमना, आता है ना, भ्रमति भ्रमतः भ्रमंति। अब ये हो गया भ्रम और ये हो गया तुमुन। उदाहरण कर रहा है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न समान वर्ण से हो तो म और न का लोप नहीं होता है, यानी दोनों रहेंगे, दोनों का लोप नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा और इसका लोप नहीं होगा। और प्रत्यय प्रयोग के समय ह्रस्व ई का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ देखिए, समान वर्ण से क्या मतलब है बेटा, आप लोग जब वर्ण विचार पढ़ते हैं तो उसमें क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक पढ़ते हैं। क ख ग घ अंग में से जो कोई भी वर्ण जब आता है तो वो एक दूसरे का समान वर्ण कहलाता है। ठीक है,
उसी तरह च से इया के बीच च छ ज झ इया, इनमें से कोई भी वर्ण जो होता है वो एक दूसरे के लिए समान वर्ण होता है, समान अक्षर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे प फ ब भ म, यानी भ भी इसी में है और म भी इसी में है। प वर्ग में दोनों समान वर्ण में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस म का आधा न नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, भ्र मी, यानी कह रहा है ई का प्रयोग करना होता है। भ्रमी तुम, भ्रमितुम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रमितुम, यानी घूमने के लिए। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जो बिहार बोर्ड ख़ास तौर से 9th और 10th क्लास में पढ़ते हों। चलिए अब चौथे नंबर के नियम की तरफ पहुंचते हैं। चौथा नियम कह रहा है कि के लिए के अर्थ में धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी जिन शब्द के लिए पढ़ने के लिए, हंसने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, इस तरह के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग करना होता है तो संस्कृत के जो धातुएं होती हैं उनमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनमें ऊन का लोप हो जाता है तथा धातु से तुम लग जाता है। जैसे देखो ये पहले ही हमने बता दिया है कि तुमुन में जो म में ऊ है और बगल में न है उसका लोप हो जाता है और धातु से तुम लग जाता है, म में हलंत ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे, तो जैसे में उदाहरण में आप सभी समझेंगे। जैसे दिया है धाव, धाव मैंने धावति, धावतः, धावंती, ऐसे रूप चलता है ना क्रिया का, धातु का। तो धाव में जब तुमुन लगाएंगे तो हो जाएगा धावितुम, ऊन इसमें से निकल जाएगा जिसका अर्थ होगा दौड़ने के लिए। चल, चल में तुमुन लगाएंगे हो जाएगा चलितुम। ध्यान देना है क्योंकि हस और तुमुन, हसितुम, हसितुम का यहाँ हमने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा हंसने के लिए। क्या होगा, हंसने के लिए। हसितुम का अर्थ होता है हंसने के लिए, ठीक है। और ये जो स्टार मार्क यहाँ हमने किया है इसे हम बाद में सबको बताएंगे कि क्यों इसमें क्या करना है। तो क्री का हो जाएगा, क्री में तुमुन जोड़ने पे कर तुम, करने के लिए, यानी री की जगह पर ऊपर रेफ हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है नम धन तुमुन, नन तुम, जो मैंने बताया था ना कि उसमें जो तीसरा नंबर का था कि म और न अगर आता है तो क्या हो जाएगा, म और न अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए अनुस्वार के न में बदल गया, न न तुम, नन तुम माने नमस्ते करने के लिए। रूप चलता है नमति, नमतः, नमंति, नमति माने प्रणाम करना, नमस्कार करना। उसके बाद दिया है गम धन तुमुन, गंतुम, यह भी उसी का उदाहरण है, जाने के लिए। अर्थ क्या होगा, जाने के लिए, ठीक है। इन दोनों में ही छोटी की मात्रा नहीं लगी है क्योंकि इन दोनों के धातु के अंत में म और म है, ठीक है। म और म, और उसमें भी अनुस्वार ये हलंत लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं भ्रम, भ्रम धन तुमुन, भ्रमितुम, क्या होगा, भ्रमितुम। ये तो अभी आपको लोग समझाए हैं कि म और भ समान वर्ग से हैं, ठीक है। समान वर्ग से यानी प फ ब भ म दोनों समान वर्ग से हैं तो ये म का अनुस्वार नहीं होगा
और न ही म में छोटी ई की मात्रा लगेगी। म में छोटी ई की मात्रा लगेगी क्योंकि यहाँ अनुस्वार नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ हो गया है भ्रमितुम, जिसका अर्थ होता है घूमने के लिए। यहाँ है पा, यहाँ है तुमुन, पातुम। यहाँ पे पहले से विसर्ग है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर, पहले से ही इसमें स्वर है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पा धन तुमुन बराबर हो जाएगा पातुम, यानी पीने के लिए। ये जो भी स्टार वाले शब्द हैं वो महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक अलग नियम है। अब बच्चों वो सारे नियम हैं यहाँ डिस्कस करेंगे तो आप लोग का जो मानक है वो समझने में परेशानी होगी, क्योंकि अभी आप यही सीखिए। इसके बाद धीरे धीरे जब कंपटीशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन सारे प्रश्नों का डिस्कस करना मेरे लिए और आप लोग के लिए उचित होगा, क्योंकि मैं उसका डिस्कस भी करूँगी तो आपको वहाँ तक अभी समझने में कठिनाई होगी। यहाँ दिया है भू धन तुमुन, भवितुम, होने के लिए। यह भी स्टार मार्क यहाँ पे लगा है, ठीक है, इसमें भी है। यानी ये जो ऊ की मात्रा लगी है ना, ये ऊ बदल जाता है व में, इसका भी एक अलग नियम है। तो आप ऐसे ही केवल साधारण में समझिए कि भू धन तुमुन होगा भवितुम, भवति भवता, भवंति भवस्य भवता भवत, ऐसे रूप चलता है ना। और अस से भी बनता है, अस धन तुमुन, तो भी हो जाएगा भवितुम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा होने के लिए। उसके बाद दिया है चूर, र में यहाँ पे हलंत रहेगा, चूर, ये भी है चूर धन तुमुन, चोरैतुम, चुराने के लिए। उसके बाद है गढ़ धन तुमुन, गढ़ैतुम, गिनने के लिए। कथ धन तुमुन, कथयितुम, कहने के लिए। बेटा इसको ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कथ धन तुमुन जब जोड़ते हैं तो कथितुम लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है। इसका भी नियम है, देखो जितने का स्टार लगाए हैं ना, ये बस ट्रिकली आप लोग समझिए, जैसे बताया गया है लिखा गया है वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों को अटकाने के लिए, लेकिन किस सूत्र से बना है, कैसे बना है, ये 9th-10th में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कथ धन तुमुन, कथेतुम, कहने के लिए। रक्ष धन तुमुन, रक्षितुम, रक्षा करने के लिए। रच धन तुमुन, रचितुम, रक्षा, रचने के लिए। मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, रचने के लिए, ठीक है, रचना करने के लिए। आप वहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, क्या होगा, रचना करने के लिए, रचना करने के लिए, रचना करने के लिए, ठीक है। लिख धन तुमुन, लेखितुम, लिख धन तुमुन, लेखितुम, ये भी जो छोटी ई की मात्रा है ना, ए में बदल जाती है, इसीलिए लिख धन तुमुन बराबर लिखतुम ना होके लेखितुम होता है। क्या होता है, लेखितुम, यानी लिखने के लिए। उसके बाद है वद, वद धन तुमुन, वदितुम, बोलने के लिए। उसके बाद से है भास धन तुमुन, भाषितुम, कहने के लिए, या यहाँ पे आप भाषण के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों अर्थ प्रकट होते हैं। दा धन तुमुन, दा में आ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें ई की मात्रा नहीं लगेगी। दातुम, दातुम माने देने के लिए। पत धन तुमुन, पत से रूप चलता है, पतति पततः पतंति, ठीक है, तो होगा पत धन तुमुन, पतितुम, गिरने के लिए। पा धन तुमुन, ओ ये तो लग रहा है रिपीट हो गया है, पातुम, पीने के लिए, ठीक है। फिर दिया है प्रच्छ धन तुमुन, प्रच्छ धन तुमुन, प्रष्टुम, ये व्यंजन विसर्ग के नियम के अंतर्गत चेंज हो जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्रच्छतुम ना होके प्रष्टुम हो जाता है, पूछने के लिए, पूछने
के लिए। अब उसके बाद से दिया है दृश्य धन तुमुन द्रष्टुम, देखने के लिए, दोनों में ट्रिक लगाए हैं ना, देखने के लिए। गम धन तुमुन गंतुम, जाने के लिए, ठीक है। हन धन तुमुन हंतुम, मारने के लिए। देखिए इन दोनों में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दोनों के अंत में म और न है और दोनों में ही अनुस्वार लगा है। तो जब म और न एक माने आए धातु के अंत में तो वो क्या हो जाएंगे, आधा न हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पर देखिए क्रीडितुम है, जीवितुम है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये समझना था। उसके बाद से क्या दिया है, क्रीड धन तुमुन क्रीडितुम, खेलने के लिए। अब अगला है आसना धन तुमुन आसनातुम, आसनान के लिए। जीव धन तुमुन जीवितुम, यानी जीने के लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे जो दिया है इसे ध्यानपूर्वक आप सभी समझेंगे। लिखा है जब दो क्रियापदों का, ध्यान देना है, दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, यहाँ 2 बार होती शब्द लिखा गया है, होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। यथा यानी जैसे। कैसे समझना है, सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति। अच्छे से समझिएगा। कह रहा है जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है, पहले 2 क्रियापद ढूंढते हैं। पठितुम, पठ, पठ एक क्रिया हो गया, पठ मने पढ़ना। गच्छति, गम, गम मने जाना, 2 क्रिया हो गई। कर्ता एक होता है, कर्ता कौन है, सुरेश। कौन है कर्ता, सुरेश है। वाक्य में पढ़ना और जाना 2 क्रियापद है जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, यानी प्रयोजन का अर्थ होता है बेटा उद्देश्य, ठीक है। निमित्त यानी जिसके लिए कार्य को किया जाए, वही आपका प्रयोजन हो गया। जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। प्रयोजन वाला क्रिया क्या है, पठ। प्रयोजन वाला क्रिया क्या हो गया, पठ। और पठ में तुमुन लगने से क्या हो गया, पठितुम। तो इस तरह से आप देखें कि सुरेश एक करता है और क्रिया यहाँ पर 2 है। और उद्देश्य क्या है, विद्यालय जाने का उद्देश्य क्या है, पढ़ने के लिए। प्रयोजन क्या है, पढ़ने के लिए। इसलिए पठ धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब एक और उदाहरण है, समझते हैं। जलम पातुम सह नदी गतवान। जलम मने पानी, पातुम मने पीने के लिए, सह मने वह, नदी मने नदी, गतवान मने गया। जल पीने के लिए वह नदी गया। देखिए जाने का यहाँ भी 2 क्रिया है ना, पीना और जाना। पीना और जाना 2 क्रिया है, यानी गया, गया माने जाना ही होता है ना। तो 2 क्रिया है और कर्ता एक कौन है, सह यानी वह। और नदी जाने का उद्देश्य क्या है, पानी पीना। इसलिए पीना वाले क्रिया में पाक धातु में तुमुन का प्रयोग किया गया है। पा धन तुमुन बराबर पातुम हो गया है। चलिए बढ़ता है कि दूसरा उदाहरण इसमें क्या है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं।
बालकः आम्रं खादितुम् इच्छति। बालक आम को खाने के लिए इच्छुक है या इच्छा रखता है। ठीक है, यहाँ देखिए दो क्रिया हो गया। खादितुम यानी खाद मने खाना, खाद मने खाना, इच्छति मने इच्छा रखता है। तो यहाँ भी दो क्रिया हो गया ना। दो क्रिया जब हुई है तो कर्ता कितने हैं? एक ही है। और कर्ता कौन है? बालक है। उसका प्रयोजन क्या है, यानी इच्छा किस लिए रखता है? आम खाने के लिए। तो पहली वाली जो क्रिया है खाद, उसी में खाद धन तुमुन लगा के खादितुम बना दिया गया है। बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आए तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। ज़रूर लिखिएगा कि मैम मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो भी लिखिएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति। तो बेटा यहाँ भी देखिए जीवितुम यानी जीना एक क्रिया है, और अभिलाषा रखना यानी इच्छा रखना भी एक क्रिया है। तो सभी जीने के लिए इच्छा रखते हैं, बहुवचन में है। सभी जीने के लिए इच्छा रखते हैं। जीने के लिए, तो भाई जहाँ पर के लिए है वहीं तो तुमुन लगेगा ना। तो यहाँ अर्थ हो, यहाँ आपका शब्द बनेगा जीव धन तुमुन जीवितुम। चौथा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कह रहे हैं चौथा उदाहरण, अहम हसितुम इच्छामि। मैं हंसने के लिए इच्छा रखता हूँ। ठीक है। उत्तमः जनः ज्ञानं दातुम् इच्छुकः भवति। उत्तम लोग ज्ञान देने के लिए इच्छुक, यानी उत्तम व्यक्ति ज्ञान देने के लिए इच्छुक होता है। होना एक क्रिया है और देना एक क्रिया है। तो किसके प्रयोजन किस क्रिया में है? देने के लिए। क्या देना है उसका? उसकी इच्छा क्या होती है? ज्ञान देना। ठीक है। तो प्रयोजन है ज्ञान देना, इसलिए देना वाले क्रिया में यानी दा धन तुमुन का प्रयोग करके दातुम लिख दिया गया है। अगला है कथा कथेतुम सह आगच्छत। कथा मने कहानी, कथितुम मने कहने के लिए, सह मने वह, आगच्छत मने आया। अब देखिए कर्ता एक ही है, सह। ठीक है। और कथितुम मने कहना, आगच्छत मने आना। दो क्रिया है। उद्देश्य क्या है? कथा कहना। इसलिए पहले वाली जो क्रिया है इसमें क्या लग गई है? इसमें आपका तुमुन प्रत्यय लगी है। ठीक है। तो बच्चों ये रहा आज का क्लास। वीडियो बड़ी हो जाए या लंबी ना हो जाए, इसलिए अब हम सोचते हैं कि आप लोग इतना ही समझें। अगर इस पर भी किसी को डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। या क्लास आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया, तो आप लोग क्लास कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो भी छात्र हैं, जो भी छात्राएं हैं, जो नए हैं और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएं हैं, सभी लोग इसे देखेंगे, अपने नोटबुक में तैयार करेंगे और इसका अभ्यास बार बार करेंगे, क्योंकि योगेन विद्या रक्षति। अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जो भी संस्कृत प्रेमी छात्र हैं, चाहे वो 7th क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी प्रेरित कीजिएगा कि आप व्याकरण को बेहतर तरीके से, संस्कृत व्याकरण के जो भी प्रत्यय हैं उसको बेहतर तरीके से सीखें, ताकि उन्हें क्लास 9, 10th में मैट्रिक की परीक्षा में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो और वह बेहतर तरीके से सीख पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।